दोस्तों आप सभी का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है कि आप बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे भैया और पढ़ाई कर रहे होंगे। एक क्लास संविधान की पढ़ाई है, इससे पहले प्ले लिस्ट में उसे चेक करिएगा, देखिएगा, उसके नोट्स बनाइएगा। और क्लास पढ़ाई थी प्रस्तावना की। अब ये दूसरा जो टॉपिक है हमारा, दूसरा क्लास है इसी टॉपिक में, संविधान के टॉपिक में, वो है अनुसूचियों का। तो आज अनुसूचियों के विषय में विस्तार से पढ़ेंगे इस क्लास में। बिल्कुल आप तैयार रहिए, पेन कॉपी लेकर के। आपने पढ़ रखा हो फिर भी आप तैयार रहिए, क्योंकि आपको याद करना है एग्जाम के लिए और इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। अनुसूचियों की संख्या संविधान में कुल 12 है। मूल संविधान में 8 थी। मूल संविधान जब जब मैं कहता हूं तो मूल का मतलब होता है वर्ष 1949 में जब संविधान बन के तैयार हुआ तो उस समय अनुसूचियां 8 थीं। संख्या कितनी थी? 8। लेकिन बाद में अलग अलग सरकारों ने संशोधन किए और संशोधन करके 8 अनुसूचियों में 4 और बढ़ा दी गई, अलग अलग समय पर बढ़ा दी गई। तो संख्या अनुसूचियों की हो गई 12। तो वर्तमान में भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12। और 22 भाग और 395 आर्टिकल्स हैं हमारे संविधान के भीतर। ठीक है। अगर समय के साथ देखें तो परिवर्तन प्रकृति का नियम है। तो अलग अलग सरकारों ने वर्ष 1951 के बाद अभी 2023 तक 126 या 127 बार उसमें संशोधन संविधान में हो चुका है। तो उसमें बहुत सारे संशोधन संविधान सम्मत हैं और संविधान में बदलाव भी किया गया, फेरबदल किया गया। तो उसमें ये बहुत सारे पॉइंट अनुसूचियों के भी आते हैं। तो ये क्लास है अनुसूचियों की, पूरी 12 अनुसूचियों को इसी एक ही क्लास में पढ़ लेंगे हम। फिर प्रस्तावना के और अनुसूचियों के क्वेश्चंस कराएंगे जितने पेपर में आज तक पूछे गए। एक क्लास स्पेशल क्वेश्चंस की कराएंगे, सारे क्वेश्चंस को कवर करके लाएंगे। ठीक है। अभी ये टॉपिक है तो क्लास में अंत तक आप बने रहेंगे, आपसे उम्मीद है। और पेन कॉपी लेके बैठिएगा। यदि कोई दिक्कत है तो कमेंट करके आप पूछ भी सकते हैं, किसी भी प्रश्न को लेकर के, पॉइंट को लेकर के, अनुसूची को, संविधान, आर्टिकल, उद्देशिका, जो भी आपके दिल और दिमाग में अगर दिक्कत है, किसी को लेकर के शक है, समस्या है, तो आप डाउट निसंदेह पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से। उसका उत्तर अगली क्लास में दिया जाएगा। तो क्लास में अंत तक बने रहेंगे और देखते हैं अनुसूचियों को। और सबसे पहला काम करेंगे, आप क्लास को शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़े करें इस रात की 9 बजे वाली हमारी क्लास में। ठीक है। तो देखते हैं अनुसूचियों को। तो टॉपिक हमारा अनुसूचियों का है भाई साहब। इंग्लिश में से शेड्यूल भी बोल देते हैं, इंग्लिश में क्या बोल देते हैं? शेड्यूल भी बोल देते हैं। टॉपिक अनुसूचियों का है। तो देखते हैं। तो देखिए, ये मैंने बेसिक बात लिखी आपके लिए। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? 22 भाग हैं, 12 अनुसूचियां और 395 आर्टिकल है। ठीक है। जो हमारा संविधान है वो कितने हिस्सों में बटा हुआ है? 395 आर्टिकल्स, 22 भाग और 12 अनुसूचियां। ये एक मूल स्थिति संविधान की थी उस समय जब संविधान बन के तैयार हुआ था। लेकिन बाद में समय समय पर, जैसा कि मैंने बताया, फेरबदल होता रहा, संशोधन होते रहे, तो बढ़ भी गए। जैसे भागों की बात करें तो लगभग 25 भाग इस समय हो गए हैं। अनुसूचियां तो 12 ही हैं। और आर्टिकल्स की यदि बात करें तो संविधान में आर्टिकल्स भी अलग अलग का ख ग करके इस तरीके से संशोधनों के बाद भी बढ़ते गए। तो तकरीबन 450 के आसपास इस समय है। लेकिन आपसे हमेशा मूल संविधान के अनुच्छेद पूछे जाते हैं, उसका उत्तर आप लगाएंगे 395। ठीक है जी। तो आगे बात करते हैं, एक एक पॉइंट को आप नोट करिएगा। तो देखिए, संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है भाई साहब? 12। कितनी अनुसूचियां? 12। आराम से नोट करते चलिए। वर्तमान स्थिति है जी, वर्तमान स्थिति में अनुसूचियों की जो संख्या है वो कितनी है? 12। ठीक है। अब प्रश्न आता है आपके लिए कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? एक हो गया वर्तमान से और एक आता है मूल से। तो दोनों प्रश्न आते हैं। वर्तमान का मतलब इस समय की कंडीशन पूछ रहे हैं तो उत्तर लगाइए 12 है साहब। लेकिन मूल का मतलब जब बन के तैयार हुआ। ठीक है। संविधान सभा के द्वारा उस समय 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया और संविधान सभा ने अपना लिया संविधान को। तो मूल संविधान में कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी मूल संविधान में। ठीक है। तो मूल में कितनी थी? 8 अनुसूचियां। ये भी प्रश्न आता है तो आंसर लगाइए। 8 अनुसूचियां थी सब मूल संविधान में। ठीक है। जो कि अगर मूल की मैं बात कर रहा हूं तो मैंने वर्ष लिख दिए थोड़ी सी जानकारी के लिए, 1949 है ना, चूंकि बन के तैयार हुआ था 1949 में भारत का संविधान। अब कौन कौन सी अनुसूचियां इन 4 अनुसूचियों में जोड़ी गई, उसके बाद संख्या कितनी हो गई? 12। तो देखिए, 9वीं जोड़ी गई, 10वीं जोड़ी गई, 11वीं जोड़ी गई और 12वीं। ये 4 जोड़ी गई अनुसूचियां। कितनी अनुसूचियां? 4। ये अनुसूचियां संशोधनों के माध्यम से जोड़ी गई और संख्या कितनी, यानी कि 4। तो इन चारों को कहां पे जोड़ दिया? 8 में। तो टोटल मिला के अब वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हो गई? 12। तो वर्तमान में जो अनुसूचियों की संख्या है भाई साहब वो कितनी है? 12 वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या है। तो इस तरीके से ये प्रारूप है। क्योंकि भारत की जो व्यवस्था है, कानूनन व्यवस्था है, या नियम और सिद्धांत और शर्तें हैं, वो अनुच्छेदों के हिसाब से, अनुसूचियों के हिसाब से और भागों के हिसाब से काम करते हैं। कहने का मतलब ओवरऑल तीनों जो फैक्टर्स हैं हमारे संविधान में,
इन 3 पिलर से बनकर के भारत का संविधान बना हुआ है। 3 पिलर्स में अनुच्छेद शामिल है, संविधान के भाग शामिल हैं और अनुसूचियां। इनके माध्यम से सरकारें समय समय पर काम करती हैं जब भी फेरबदल सरकार को करना होता है, ठीक है। इनके माध्यम से और इन्हीं के सम्मत काम करती हैं सरकारें, ठीक है। लेकिन एग्जाम के हिसाब से आपको पढ़ना होता है, तो देखो जो संशोधन हुए सबसे पहले मैं उन्हीं को पढ़ा रहा हूं। जो संशोधन हुए हैं सबसे पहले मैं उन्हीं को पढ़ के चलते हैं आपके सामने। ये 3 पॉइंट 4 पॉइंट मैं आपके सामने लिख देता हूं। संशोधनों के माध्यम से कितनी अनुसूचियां जोड़ी गई भैया? 4 अनुसूचियां। तो सबसे पहले जो संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई हैं उन्हीं को पढ़ लेते हैं, है ना। क्योंकि आप कभी एग्जाम में देखोगे तो जो संशोधनों के माध्यम से जोड़ी गई हैं एग्जामिनर उन्हीं को ज्यादा पूछता है ना। कौन सी वर्ष में संशोधन हुआ, कौन सा संशोधन था, कौन सी अनुसूची जोड़ी गई संशोधन में, प्रधानमंत्री कौन थे उस समय, विभिन्न प्रकार के प्रश्न अभी तक बन चुके हैं इनसे संबंधित, है ना। तो मैंने लगभग कोशिश करी है जिस तरीके से प्रश्न अभी तक आए और बहुत सारे एग्जाम से पूछे उस हिसाब से मैं आपको इस क्लास में बता रहा हूं, है ना। तो देखिए सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं 9वीं अनुसूची। कौन सी? 9वीं अनुसूची। संविधान संशोधन होता है साहब इसके लिए। 1951 में हुआ था, पहला ही संविधान संशोधन था ये। भारतीय संविधान के इतिहास का पहला संविधान संशोधन था। कौन सी वर्ष में हुआ? 1951 में। नोट कर लेना कौन सा था ये पहला संविधान संशोधन, लिख लेना भाई साहब आप आसानी से, ठीक है, आराम से। और कौन सी वर्ष में होता है? 1951 में होता है। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। पहला संविधान संशोधन किया गया संविधान में 1951 में। और इस संशोधन के माध्यम से कौन सी सूची जोड़ी गई? सूची बोलिए या अनुसूची कह लीजिए, टॉपिक अनुसूची है, संविधान में अनुसूची है, पेपर में भी अनुसूची लिख के आएगा, लेकिन शॉर्ट में मैं सूची कह दे रहा हूं इसे बार बार। तो कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, ठीक है। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई और किससे संबंधित थी? ये भूमि सुधार से संबंधित थी, ये भी नोट कर लेना। इस सूची का जो संबंध है वो किससे है? भूमि सुधार से। ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है भाई, आपसे सब्जेक्ट पूछी जाती है कि 9वीं अनुसूची में क्या व्यवस्था है, क्या प्रावधान है संविधान में। तो भूमि सुधार से संबंधित है, लैंड रिफॉर्म से संबंधित है। जो अंग्रेजी सरकारें थी जो व्यवस्था को अव्यवस्था कर गई, हमारी भूमि व्यवस्था को खराब करके गई थी। जैसे बहुत सारी व्यवस्थाएं आपने ब्रिटिश काल में पढ़ी होंगी, जैसे रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, महालवाड़ी व्यवस्था थी, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था थी। इन व्यवस्थाओं को अंग्रेजों ने लागू किया, एक तरीके से थोपा भारतीय किसानों के ऊपर और भारतीय किसानों का शोषण किया एक तरीके से। तो इन व्यवस्थाओं के माध्यम से भूमि व्यवस्था एकदम खराब हो गई थी, चौपट हो गई थी, ये समझ लीजिए। तो उस भूमि में सुधार करने के लिए ये संशोधन किया गया। पहला संविधान संशोधन था और सब्जेक्ट थी भूमि सुधार, विषय था इसको शामिल किया गया। प्रधानमंत्री थे भारत के जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है। तो 9वीं अनुसूची क्लियर आपके? फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछिएगा। अब अगली अनुसूची पे चलते हैं, 10वीं अनुसूची। ये सभी जोड़ी गई है, पहले उन्हें मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। 10वीं अनुसूची भी जोड़ी गई कौन से संशोधन के द्वारा? 52वें संशोधन के द्वारा। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, 52वां संविधान संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई भाई साहब। वर्ष कौन सी थी? 1985 थी, 1995 थी वर्ष। 1995 माफ कीजिए 85 में 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई बेटा? 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। वर्ष 1985 में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। भारत के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी के समय में यह संशोधन हुआ था। किसके समय में? स्वर्गीय राजीव गांधी जी के समय में, ठीक है। अब इसमें कौन सा विषय जोड़ा गया? इस अनुसूची में कौन सा विषय रखा गया? तो इसमें रखा गया था दल बदल कानून लाया गया था इसके तहत। कौन सा कानून? दल बदल। जैसे एक पार्टी से दूसरी पार्टी में नेता जाते रहते हैं, आप देखते रहते होंगे अखबार, टीवी, समाचार पत्रिकाओं में। तो उस नियम के तहत, उस कानून के तहत कि एक नेता जब कभी पार्टी को छोड़ता है तो क्या कार्रवाई होनी चाहिए, कौन से नियम और शर्तों के तहत जाना चाहिए, तो उसे लेकर के ये कानून बनाया गया, ठीक है। तो आप समझ ही रहे नाम से, दल बदल। जब एक दल से दूसरे दल में नेता जाता है तो दल बदल कानून लाया गया। कौन सी अनुसूची में? 10वीं अनुसूची में, ठीक है। नोट कर लेना, 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल कानून से। संविधान संशोधन कौन सा था? 52वां। कौन सी वर्ष में हुआ? 1985 में। और प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी के समय में लाई गई थी, ठीक है। प्रधानमंत्री जी और लिख लीजिएगा साथ साथ भाई साहब, छोड़ना नहीं है कोई भी प्रश्न किसी भी तरीके का। अब बात करते हैं 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची के संशोधन की बात करें तो 73वां संशोधन हुआ था। कौन सा था? 73वां। लिख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये गांव से संबंधित है, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है।
1992-93 में ये संसद में आया, 92-93 लिख लेना डैश करके, दोनों वर्षों को पढ़ते हैं यहाँ पे। तो पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया इसके तहत। किसको दिया गया संवैधानिक दर्जा? पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। 1992 में हुआ था ये, और 93 में से लागू कर दिया गया, 94 में लागू किया था, माफ कीजिए। भारत में संवैधानिक व्यवस्था को, पंचायतों की संवैधानिक व्यवस्था को 1994 में वैसे लागू किया था, लेकिन 92 और 93 में संसद के अंदर इसको लाया गया था। ठीक है, तो संवैधानिक दर्जा पंचायतों को कब से दिया गया है? 1994 में दिया गया था। अगर प्रश्न में उत्तर आ जाए, आपसे वर्ष पूछे तो 1994 में। संविधान संशोधन कौन सा था? 73वां था संविधान संशोधन। कौन सी वर्ष में लाया गया? 1992 में लाया गया। तो 92 और 93 में तो संसद में काम हुआ इस पर, उसके बाद 94 में सरकार ने लागू कर दिया था संवैधानिक रूप से। पंचायतें तो पहले से भी थी, पंचायतों की व्यवस्था भी पहले से थी, लेकिन संवैधानिक अधिकार नहीं प्राप्त था पंचायतों को। जो गांव में प्रधानी के, सरपंच के चुनाव होते हैं, उनको संवैधानिक दर्जा दिया गया, संवैधानिक प्रावधान दिया गया, संवैधानिक अधिकार दिया गया। तो कौन से संशोधन के माध्यम से? 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से दिया गया। ठीक है, और प्रधानमंत्री थे उस समय नरसिम्हा राव जी। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थे? नरसिम्हा राव जी के शासनकाल का संविधान संशोधन था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कंठस्थ कर लो, रट लो इसे और छाप लो। प्रश्न पूछा ही जाता है वनडे एग्जाम्स में, क्योंकि आप जानते हैं आप और हम कहाँ से निवास करते हैं, कौन से क्षेत्रों से आते हैं, तो उस क्षेत्र को लेकर के एक समझ होनी चाहिए, संवैधानिक बेसिक समझ आपको होनी चाहिए। ठीक है, तो याद रखिएगा। और कितनी विषय जोड़ी गई? विषय भी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर है। यहाँ पे 29 विषय इसमें जोड़ी गई। गांव के अंतर्गत आने वाली, पंचायत के अंतर्गत आने वाली 29 विषयों को शामिल किया गया। 29 विषयों के माध्यम से गांव के जो नुमाइंदे होंगे, जिन्हें जनता चुनेगी, वो विकास करेंगे। ठीक है, 29 विषय जोड़ी गई। प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी थे। कौन थे प्रधानमंत्री? नरसिम्हा राव। तो नोट कर लेना और छाप लेना। 73वां संविधान संशोधन मोस्ट इंपोर्टेंट। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई इस संशोधन के माध्यम से। और 11वीं अनुसूची में विषय कितने जोड़े गए? 29 विषय जोड़े गए 11वीं अनुसूची में जोड़े गए। ठीक है, अब बात करते हैं 12वीं अनुसूची की। दोनों आगे पीछे हुए जो संशोधन। 12वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन था। देखो ये 73वां और ये 74वां था। आराम से याद करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, धैर्य से। अगर कोई दिक्कत लगे समझने में तो कमेंट के माध्यम से बता सकते हो। क्लास को शेयर करते रहा करो और लाइक करने में कंजूसी मत किया करो। ठीक है, लाइक करने में कंजूसी नहीं। तो 74वां संविधान संशोधन, 92-93 वो सेम वर्ष है, एक ही वर्ष में ही लाए गए दोनों। ये जोड़ा गया, यहाँ पे मैंने लिखा है जोड़ी गई। अब इसमें विषय कौन सी थी 12वीं अनुसूची में? 12वीं अनुसूची में संशोधन के माध्यम से सरकार लेकर के आई कौन सा संशोधन? 74वां। 73वां पंचायतों को और 74वां नगर पंचायतों को। नगर पंचायत बोले तो नगर पालिका की बात कर रहे हैं, नगर महापालिकाओं की बात कर रहे हैं। ठीक है, नगर से मतलब है जो शहर के अंदर होते हैं। ठीक है, जैसे पंचायत और सरपंच के चुनाव तो गांव में होते हैं, गांव की व्यवस्था को देखते हैं, प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, गांव के मतदाता या जितने वोटर्स होते हैं वो गांव के प्रधान को वोट देते हैं। ऐसे ही शहरों में चुनाव होते हैं, शहरीकरण की व्यवस्था को, विकास को ध्यान में रखते हुए, है ना। उसी व्यवस्था को क्या बोलते हैं? नगर पंचायत कह लीजिए, ऑप्शन में आ जाए तो, या नगर महापालिका बोल लीजिए। नगर पंचायत या नगर महापालिका को संवैधानिक दर्जा दिया गया, एक तरीके से संविधान से जोड़ दिए गए ये पहलू भी। ठीक है, तो ऑप्शन में नगर पंचायत भी आ सकता है, नगर महापालिका भी आ सकता है, दोनों शब्द मैंने आपके लिए लिखे हैं। तो कौन सी अनुसूची में जोड़ा गया इनको? 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया। और 12वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया? 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से। कौन से संशोधन के माध्यम से? 74वें। और प्रधानमंत्री तो आपको पता ही है, वही थे, नरसिम्हा राव जी थे। अब इसमें विषय कितनी जोड़ी गई सरकार ने? संशोधन के माध्यम से विषय भी थी इसमें, 18 विषयों को जोड़ा गया। 18 ऐसी विषय थी इसमें भैया, 18 विषय कहाँ जोड़ी गई? 12वीं अनुसूची में थी 18 विषय। जिन 18 विषयों के माध्यम से जो शहर के अंदर मेयर चुना जाएगा या महापौर चुना जाएगा, है ना, या चेयरमैन चुने जाएंगे, जो नगर पंचायत में होते हैं उससे छोटे स्तर की, कम जनसंख्या वाली में होते हैं, वो विकास करेंगे उन विषयों के सम्मत, उन विषयों के माध्यम से। ठीक है, जैसे पंचायतों को 29 विषय दी गई है, ऐसी नगर पंचायतों में 18 विषय शामिल हैं। अब आपसे पूछा जाएगा 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, तो आप उत्तर देंगे 18 विषय हैं साहब। आपसे पूछा जाएगा 11वीं अनुसूची में कितने विषय सरकार ने शामिल किए, तो 29 विषय शामिल किए साहब। ठीक है, संशोधन कब हुए? संशोधन हुए 1992-93 में। ये वाला ऑप्शन मिलेगा, या तो 92 मिल सकता है या 93, दोनों में से कोई एक मिलेगा। ठीक है, पंचायतों से संबंधित कौन सा संशोधन था? 73वां था। नगर पंचायतों से कौन सा संबंधित था? 74वां था। प्रधानमंत्री कौन थे भारत के? डॉक्टर नरसिम्हा राव थे। माफ कीजिए, डॉक्टर थे या नहीं थे, नाम लगा था, मुझे आइडिया नहीं। नरसिम्हा राव थे प्रधानमंत्री। ठीक है, तो इसी तरीके से प्रश्न बनते हैं
उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। अब आगे बात कर लेते हैं। 12 अनुसूचियां हैं, तो पहली से लेकर के 8 तक पढ़ते हैं। अभी 4 तो ये मैंने पढ़ा दी आपको, अब बची कितनी, चारों को पढ़ करके 8। अब 8 को पढ़ लेते हैं। तो देखिए पहली अनुसूची में क्या है, पहली अनुसूची में भारत के राज्यों के बारे में दे रखा है, भारत के संघीय व्यवस्था के बारे में दे रखा है। क्या दे रखा है, भारत के स्ट्रक्चर के बारे में दे रखा है, जो हमारा देश बना हुआ है उसके संघीय एक तरीके से ढांचे के बारे में दे रखा है कि भारत का निर्माण किस आधार पर, किस हिसाब से हुआ है, कितने राज्य हैं भारत के अंदर, भारत की व्यवस्था को संवैधानिक रूप से क्या कहा जाता है। तो वही वाली बात है। तो संघ तथा राज्यों के क्षेत्रों का प्रावधान है, सिंपल बात है। पहली अनुसूची में क्या व्यवस्था है, भारत एक संघ है, बिल्कुल संघ ऐसा, और राज्यों के क्षेत्रों का प्रावधान है, क्योंकि राज्यों से ही मिलकर के भारत बना हुआ है, तो राज्यों का भी प्रावधान है और संघ का भी प्रावधान है। कौन सी अनुसूची में, पहली में। और यही बात कौन से आर्टिकल में लिखी है, पहले आर्टिकल में लिखी है। यदि भारत सरकार को नया राज्य बनाना हो, एक उदाहरण के तौर पर सुन लीजिए, भारत सरकार को, केंद्र सरकार को या संसद को नया राज्य बनाना हो, तो नया राज्य बनाने के लिए मान लीजिए जैसे आंध्रा में से तेलंगाना बनाया गया, तो नया राज्य बनाने के लिए पहली अनुसूची में संशोधन करना होता है। कौन सी अनुसूची में, पहली अनुसूची में संशोधन करना होता है। ठीक है, ये भी व्यवस्था है, प्रावधान है, संवैधानिक व्यवस्था है यहाँ पे। तो हमारी पहली अनुसूची हमें अपने देश के बारे में बताती है कि भारत एक संघ है और राज्यों का प्रावधान भी है, अनुसूची 1 में। ठीक है, समझ पाए होंगे। दूसरी अनुसूची बताती है कि भैया जो संवैधानिक पद हैं या संवैधानिक पदों के अधिकारी हैं, उनके तनख्वाह के, उनके वेतन के बारे में व्यवस्था है। कौन सी अनुसूची में, दूसरी अनुसूची में। जो संवैधानिक पद हैं भारत में, जैसे राष्ट्रपति की बात करें, राज्यपाल की बात करें, राज्यसभा के सभापति की बात करें, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की बात करें, तो ये संवैधानिक पद हो गए। इनकी वेतन की व्यवस्था का प्रावधान है, इनकी तनख्वाह की व्यवस्था का प्रावधान है। कौन सी अनुसूची में, दूसरी अनुसूची के हिसाब से इनकी तनख्वाह दी जाती है, आप ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, समझ गए। राष्ट्रपति है, राज्यपाल है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं, राज्यसभा के चेयरमैन है, इनके संवैधानिक पदों पर बैठते हैं, जो बड़े बड़े संवैधानिक पद हैं, तो इनको वेतन की व्यवस्था है। कौन सी अनुसूची में, दूसरी में। तीसरी अनुसूची में क्या है, ये तीसरी हो गई साहब। तीसरी में शपथ का प्रावधान है, जो संवैधानिक पद हैं उनके शपथ का प्रावधान है। यहां से राष्ट्रपति की शपथ को छोड़ दें, क्योंकि राष्ट्रपति की शपथ का स्पेशल एक आर्टिकल है, आर्टिकल 60, आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान है। उसके अलावा अगर बात करें उपराष्ट्रपति की, राज्यपाल की, है ना, और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की, तो उनकी शपथ का प्रावधान कौन सी अनुसूची से आता है, तो सभी की जो शपथ का प्रावधान है वो अनुसूची 3 में है। कहने का मतलब है अगर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो संवैधानिक जज हैं, न्यायाधीश हैं हमारे देश में, वो शपथ लेते हैं तो अनुसूची 3 के तहत शपथ लेते हैं, ऐसे समझो आप। या कोई संवैधानिक अधिकारी भारत का सबसे बड़ा है, जो शपथ ले रहा है वो कौन सी अनुसूची के हिसाब से, अनुसूची 3 के हिसाब से शपथ लेता है। ऐसे भी प्रश्न आ सकता है। बात समझ में आई। अगली अनुसूची पे चलते हैं, अनुसूची 4 में। ठीक है, इसमें क्या है, राज्यसभा लिखी हुई है। राज्यसभा का मतलब राज्यों की सभा, राज्यों से इसका निर्माण होता है, राज्यों से लोग चुन के आते हैं। तो सीटों का बंटवारा है राज्यों में, किसका बंटवारा है, सीटों का। अनुसूची 4 में राज्यसभा के भीतर सीटों के बंटवारे का प्रावधान किया गया है संवैधानिक रूप से, जनसंख्या के अनुपात में। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा किस आधार पर, जनसंख्या के अनुपात में। ठीक है, जिस राज्य की जनसंख्या ज्यादा है तो वहां ज्यादा सीटें हैं, जहां कम है तो वहां कम सीटें हैं। जैसे उत्तर प्रदेश का उदाहरण लें मिसाल के तौर पर, उत्तर प्रदेश भारत के भीतर सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है, जिसकी जनसंख्या तकरीबन 2011 में बात करें तो 19.5 करोड़ थी, 19 करोड़ समथिंग कुछ लाख जनसंख्या थी। लेकिन अभी 10 साल निकल गए, जनगणना के डाटा तो आए नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी जनसंख्या बढ़ गई होगी। वो तो डिपेंड करेगा कि डाटा आएगा तो वृद्धि दर देखी जाएगी, प्रत्येक वर्ष कितनी वृद्धि दर हुई है, टोटल मिला के 10 साल में कितनी वृद्धि दर हुई है, उसमें महिलाओं की वृद्धि दर क्या है, पुरुषों की वृद्धि दर क्या है, साक्षरता क्या बढ़ी है, लिंगानुपात क्या बढ़ा है, जनसंख्या घनत्व कहाँ तक गया है, ये सब डाटा के ऊपर डिपेंड करेगा। तो पहले से हम घोषणा कर नहीं सकते, लेकिन अराउंड में कह सकते हैं कि 22-23 करोड़ के आसपास, 24 करोड़ के आसपास जनसंख्या पहुंच रही होगी उत्तर प्रदेश की। तो जनसंख्या है, जनसंख्या के हिसाब से राज्यसभा में सीटों का बंटवारा है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा राज्यसभा की सीटें हैं 31, और जहाँ कम जनसंख्या है वहाँ 1 भी सीट हो सकती है, और बिल्कुल कम जनसंख्या है तो वहाँ 0 भी हो सकती है, ऐसा भी है भारत में। ठीक है, अब 5वीं अनुसूची की बात कर रहे हैं, कौन से नंबर की है, 5th शेड्यूल, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे, शेड्यूल। तो देखिए यहाँ लिखा है अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन और नियंत्रण, बस 3 शब्द है जहां में पढ़वे का है, बिल्कुल रट लेना है, समझ रहे हैं आप, समझ लो, आराम से उत्तर देंगे आप। देखो 5वीं है अनुसूचित क्षेत्रों का,
अनुसूचित का मतलब यहाँ एससी समुदाय रहता है। कहाँ की बात हो रही है? एससी समुदाय की। अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन कैसे करना है, किस हिसाब से करना है, वो 5वीं अनुसूची के हिसाब से काम करेगी सरकार। और नियंत्रण कैसे करना है, वो भी 5वीं अनुसूची के हिसाब से सरकार व्यवस्था करेगी। कौन से क्षेत्रों पे? अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन। कहने का मतलब है जो टोटल डोमिनेट एरिया है, जहां पर टोटल अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं, उनका प्रशासन कैसे करना है और नियंत्रण कैसे करनी है, वो सारी व्यवस्थाएं वो अनुसूची 5 के हिसाब से करना होता है सरकार को। बस इतना याद कर लो आप। अनुसूची 6वीं में बात करते हैं। अब थोड़ा सा डिफरेंस है 5वीं और 6वीं में। यहाँ पे भी 4 राज्य लिख रखे हैं 5वीं अनुसूची में, लेकिन उन 4 राज्यों को मैंने 6वीं में लिया है। पेपर में हमेशा जो क्वेश्चन आता है बेटा वो 6वीं से ही आता है, मैं आपको बताऊं, है ना। मैं दोनों में 4-4 राज्यों को लिखता तो आप डाउट में हो जाते, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने पहले से पढ़ रखे होंगे जो क्लास को देखेंगे इसको। तो देखिए 6वीं अनुसूची में क्या है? एक असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 राज्य हैं। चारों कहाँ के हैं? 7 सिस्टर वाले राज्य हैं, 7 बहनों वाले राज्य हैं, नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, या हिंदी में बोले तो उत्तर पूर्वी भारत के राज्य हैं चारों के चारों राज्य। अब इसमें जनजाति नाम का उल्लेख है सिर्फ, यहीं से अलग उत्तर हो जाएगा। जनजाति एसटी की बात है रही मतलब। तो देखो ये वाला शब्द है, बस इस शब्द को उठाओ और उत्तर हो जाएगा। 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन और नियंत्रण का प्रावधान है। जनजाति क्षेत्रों का, जहां एसटी समुदाय रहते हैं या जनजातियां निवास करती हैं। कौन निवास करती हैं? जनजातियां निवास करती हैं। कितने राज्यों में? 4 राज्यों में, आसाम में, मेघालय में, त्रिपुरा में और मिजोरम में। तो वहां का प्रशासन कैसे काम करेगा, प्रशासन को कैसे नियंत्रण किया जाएगा, वहां की व्यवस्था को कैसे नियंत्रित किया जाएगा, ये अनुसूची 6 के हिसाब से व्यवस्था है। अनुसूची 6वीं में ये व्यवस्था है। 4 राज्यों को तो रटना है, ये 4 राज्य ऑप्शन में आ जाते हैं और कई बार पूछे गए। और 4 राज्य इजीली याद रखना। कौन से हिस्से के राज्य हैं? हमारे उत्तर पूर्वी भारत के राज्य। 7 बहनों वाले राज्यों में से, टोटल 7 बहनों में 7 राज्य हैं, 7 में से 4 6वीं अनुसूची में दे रखे हैं। उनके प्रशासन और नियंत्रण की व्यवस्था की बात करी गई है, ठीक है, जनजाति क्षेत्रों की। जैसे इनके अलावा एक और मणिपुर राज्य अभी चर्चाओं में चल रहा है, हालांकि वो है नहीं इस अनुसूची में। तो मणिपुर में भी जो हिंसक झड़पें हो रही है या हिंसक समुदाय आपस में टकराव हो रहा है, वो क्या है वहां पे? वो भी तो जनजातियां हैं। जो ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं, भौगोलिक स्तर पर पढ़ते हैं, जैसे अलग अलग राज्यों की भौगोलिक स्थिति होती है, तो उस भौगोलिक स्थिति के हिसाब से जनजातियां निवास कर रही हैं अपने अलग अलग राज्यों में, भारत के में। तो वहां भी टकराव हो रहा है, वो 2 जनजातियों में हो रहा है। वो अपने स्थानों को, अपने जगहों को लेकर के, अपने हिस्से के अधिकारों को लेकर के टकराव हो रहा है। और पिछले 3 महीने से टकराव लगातार चल रहा है। एक दूसरे के लोगों को पकड़ लेते, गोली से उड़ा देते, मार देते। सरकारें कोशिश कर रही हैं, फोर्सेज भी डिप्लॉय है वहाँ, ऑलरेडी इंडियन आर्मी डिप्लॉयड है, बहुत सारी पैरामिलिट्री फोर्सेज भी लगा रखी है। लेकिन सरकार कोशिश कर रही है मणिपुर को शांत कराने की, लेकिन फिर भी अभी शांत नहीं हो पा रहा है। तो वहां पे भी जो व्यवस्था है वो कौन है? जनजातियों को लेकर के संघर्ष है। एक कुकी जनजाति है, एक मैतेई जनजाति है। कहाँ पे? मणिपुर में। तो ये दोनों का टकराव आपस में चल रहा है। किसी दिन इस पर भी वीडियो बनाएंगे, आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बनाएंगे हम। पूरा डिटेल और रिसर्च तो नहीं करेंगे, डिटेल और रिसर्च करेंगे तो बहुत लंबी वीडियो बनेगी, लेकिन एग्जाम के हिसाब से मणिपुर को आपको पढ़ाएंगे। ज्योग्राफी के हिसाब से उसकी आर्थिक स्थिति के बारे में, उसके प्रसिद्ध पर्यटक चीजों को लेकर के, और उसकी जनजातियों को लेकर के, और जो विवाद चल रहा है उसे लेकर के पढ़ाएंगे, ठीक है। तो उसे भी नोट कर लीजिएगा। तो 6वीं आप समझ पाए होंगे उम्मीद है। अब आते हैं 7वीं अनुसूची पे। कौन सी अनुसूची पे? 7वीं मोस्ट इंपोर्टेंट अनुसूची है। हर एक मोस्ट इंपोर्टेंट है, 7वीं भी है। यहां अगर संघ भी लिखा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, चाहे तो केंद्र शब्द लिखा हो चाहे संघ, एक ही बात है। संघ या केंद्र एक ही बात है, भारत सरकार की बात हो रही है। केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा। 7वीं अनुसूची में क्या चीज लिखी है, क्या सब्जेक्ट है? भारत सरकार है और राज्य सरकार है, उनके मध्य क्या है? शक्तियों का बंटवारा। भैया राज्य सरकार अपने हिसाब से काम करेगी संवैधानिक दायित्वों का निर्वाह करते हुए, और भारत सरकार अपने स्तर पर काम करेगी। एक दूसरे की शक्तियों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो शक्तियों का बंटवारा भी तो होना चाहिए, जिससे कि अपने अपने कामों को स्वतंत्र रूप से सरकारें कर सकें। तो 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य में शक्तियों का बंटवारा दे रखा है, ठीक है। आई बात समझ में? और इसी में एक समवर्ती सूची आती है, उसे अभी आगे पढ़ेंगे, तो इसे पढ़ लीजिएगा। या संघ शब्द लिखा होगा यहाँ पे, संघ और राज्यों के मध्य में, ठीक है, एक ही बात है। शक्तियों का बंटवारा कौन सी अनुसूची में? 7वीं। आगे बात करते हैं 8वीं अनुसूची में। आगे बात करते हैं 8वीं अनुसूची में 22 भाषा है संविधान में। कितनी भाषाएं? 22 भाषाओं का उल्लेख है भाई साहब, लिख लेना। 22 भाषाओं का प्रावधान है 8वीं अनुसूची में।
ठीक है, इसी को रट लेना। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे संविधान में कितनी भाषाएं मान्यता प्राप्त, तो मान्यता प्राप्त जो भाषाओं की संख्या भाई साहब वो कितनी है, 22 भाषा मान्यता प्राप्त है हमारे संविधान में। और आपसे पूछा जाए कि बेटा कौन सी अनुसूची में भैया, तो 8वीं अनुसूची में साहब 22 भाषा। ठीक है साहब, तो जब पॉइंटर नोट कर लियो। अब देखो कछु बता देते, जैसे 7वीं अनुसूची के बारे में थोड़ा सा बता देते, तो प्रश्न आ जाते हैं। जैसे एक संघ सूची बनी हुई है भाई, सरकार अपने अपने विषय पे कानून बनाएंगी, सिंपल सीधी सी बात है, हस्तक्षेप नहीं करेंगे एक दूसरे के कामों में। तो संविधान में विषय बांट रखी है कि ये विषय इतनी तुम्हारी है साहब, इतनी तुम्हारी है और इतनी तुम्हारी है, अलग अलग अपने कानून बनाओ और सरकारों को चलाओ। ऐसे ही संघ सूची में जो विषयों की संख्या वो कितनी है, 100। संघ, संघ का मतलब भारत सरकार, मतलब भारत सरकार के अंतर्गत जो भारत सरकार डिसीजन लेती है, निर्णय लेती है, प्रधानमंत्री के स्तर पर जो कानून बनाते हैं वो कितने विषय हैं, 100 विषय हैं। जैसे जनगणना की बात कर लें या अंतरिक्ष कार्यक्रम की बात कर लें, है ना, तो ये विषय किस में, डाकघर की बात कर लें या शेयर बाजार की बात कर लें, तो ये विषय किस में आएंगे, भारत सरकार के अंडर में आएंगे। बिल्कुल आएंगे साहब, केंद्र सरकार के अंडर में। तो 100 विषय हैं। अच्छा, राज्य के अंतर्गत जो राज्य सरकारें अपना कानून बनाती हैं, तो राज्य सूची में 61 विषय शामिल है। कितनी विषय शामिल है, 61। समवर्ती सूची में कितनी विषय हैं, 52 विषय शामिल है। समवर्ती सूची में कितनी विषय हैं, 52 विषय। समवर्ती का मतलब होता है दोनों सरकार मिलकर कानून बना सकते हैं, भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बना सकती हैं, उसे बोलते हैं समवर्ती विषय या समवर्ती सूची। ऐसी व्यवस्था हमने कनाडा से अपनाई है। कौन से देश से अपनाई है, कनाडा के संविधान से समवर्ती वाली व्यवस्था। ठीक है, और कनाडा से ये अपनाया हमने कि संघात्मक व्यवस्था का प्रावधान भी कनाडा से लिया है। और संघात्मक या संघ की व्यवस्था का मतलब ये होता है, आशय ये होता है, अर्थ ये होता है कि शक्तियों का बराबर विभाजन होना चाहिए। ठीक है, संघात्मक व्यवस्था का मतलब। तो समवर्ती सूची में कितनी है, 52 विषय। ठीक है, अब बात करते हैं 1967 में, ये कछु पॉइंट ले ले मैंने। 1967 में 21वां संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ, 1967 में। अब प्रधानमंत्री कौन होंगे, इंदिरा गांधी जी होंगे, बिल्कुल। 1967 में 21वां संविधान संशोधन हुआ, सिंधी भाषा को जोड़ा गया। कौन सी भाषा को जोड़ा गया, सिंधी भाषा को। अच्छा, भाषाओं की बात कर लें तो मूल संविधान में 14 भाषा थी। कितनी भाषाएं थी मूल संविधान में, जैसे 8वीं अनुसूची पढ़ रहे हैं हम, तो 8वीं अनुसूची में मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, 14। 14 भाषाओं का प्रावधान था भाई साहब मूल में, जब उस समय बन के तैयार हुआ। तो बाद में संशोधन कर करके और भी भाषा जोड़ी गई जो हमारे भारत के अलग अलग राज्यों में बोली जाती है। ठीक है साहब, तो उसी क्रम में 1967 में 21वां संविधान संशोधन किया सरकार ने, तो कौन सी भाषा जोड़ी, सिंधी भाषा जोड़ दी। कहां पे जोड़ दी, इधर प्लस कर दिए, तो कितनी आ गई यहाँ, 15। अब इधर प्लस करते जाना। देखो 1992 में 71वां संविधान संशोधन किया। कब हुआ जी, 1992 में। कौन थे, नरसिम्हा राव जी थे प्रधानमंत्री, अभी मैंने पढ़ाया है। तो 71वां संविधान संशोधन हुआ वर्ष 1992 में। कितनी भाषा जोड़ी गई, 3, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, 3 भाषा जोड़ी गई 71वें संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 1992 में नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री जी के शासनकाल में। तो इन तीनों को जोड़ दो यहाँ पे, 15 और 3 जोड़ेंगे तो कितनी हो गई, 18 भाषा हो गई। ठीक है, इन तीनों को जोड़ करके कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। अब आगे बात करते हैं वर्ष 2003 में 92वां संविधान संशोधन हुआ। 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री थे और संशोधन हुआ 92वां। कौन सा, 92वां संशोधन हुआ। तो 4 भाषाओं को जोड़ा गया भाई साहब, मैथिली को जोड़ा गया, संथाली को जोड़ा गया, डोगरी को जोड़ा गया और बोडो को जोड़ा गया। ठीक है, ये चारों को जोड़ा गया। अब 4 और जोड़ दो इसमें, तो कितनी हो गई, 22। तो ऐसे करके भाषा कितनी आ गई, 22। 3 बार संशोधन हुए। ठीक है, मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो। डोगरी और बोडो हमारे उत्तर पूर्वी राज्यों से में जोड़ी गई, शामिल करी गई राज्यों की भाषाएं। संथाली झारखंड की और मैथिली की बात करें तो जो बिहार में बोली जाती है मैथिली भाषा। ठीक है, आगे आगे होगी बात समझ भैया आपके में। और देखो आगे, अब कुछ प्रश्न आ जाते हैं। वैसे प्रश्न इसके कराएंगे और प्रस्तावना के भी प्रश्न कराएंगे स्पेशल एक क्लास में। जैसे शिक्षा कौन सी सूची का विषय है, प्रश्न आता है कि भैया ये बताओ जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है, वो कौन सी अनुसूची में आएगा, कौन सी सूची में आएगा, माफ कीजिए। तो शिक्षा जो विषय बेटा वो लगा देना समवर्ती सूची का विषय है। कौन सी, पहले राज्य सूची में था तो राज्य में से हटाया, एक संशोधन किया 42वां 1976 में हुआ था, इसे लघु संविधान संशोधन भी कहते हैं। तो इसके द्वारा इसे समवर्ती में जोड़ दिया। तो शिक्षा के ऊपर यदि कानून बनता है तो दोनों सरकारें मिलकर काम करती हैं, राज्य सरकार और भारत सरकार। तो शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। पुलिस आ जाए कि भैया पुलिस कौन सी सूची के अंतर्गत आता है, पुलिस या आपराधिक मामले, तो पुलिस आपराधिक मामले राज्य सूची में आएंगे भाई।
लॉ एंड ऑर्डर किसका विषय होता है? लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर विषय होता है राज्य सरकार का। तो पुलिस व्यवस्था राज्य सरकार के अंतर्गत आएगी, पुलिस की व्यवस्था राज्य सूची में आएगी, ऐसे समझो। डाकघर किसके अंतर्गत आएगा? आप जानते ही हैं, पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट किसके अंडर में? भारत सरकार के अंडर में काम करता है भैया, तो वो संघ सूची में आ जाएगा, केंद्र सूची में आएगा, लॉजिक की बात है। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन समवर्ती सूची में शामिल है। जे कछु मैंने प्रश्न लिखे हैं जो कि पेपर में पूछे जाते हैं। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन मतलब फैमिली प्लानिंग, जनसंख्या को नियंत्रण करना, ये भी समवर्ती सूची का विषय है। इस पर दोनों ही सरकारें मिलकर काम कर सकती हैं, राज्य सरकार को उचित लगता है तो राज्य सरकारें और भारत सरकार भी, ठीक है। किस पे? जनसंख्या नियंत्रण पे। और जनसंख्या नियंत्रण की भारत को विशेष जरूरत भी है इस समय, क्योंकि विस्फोटक तौर पर भारत की जनसंख्या बढ़ती जा रही है लगातार, दिन प्रतिदिन। तकरीबन एक आंकड़ा है, 1 मिनट के दौरान भारत में तकरीबन 68,000 बच्चे जन्म लेते हैं। 68,000 प्लस एबोव बच्चों की अगर मैं बात करूं तो इतने बच्चे जन्म लेते हैं, ये आंकड़ा है। तो जनसंख्या नियंत्रण कानून सरकार को अति आवश्यक रूप से इस समय लाना ही चाहिए, ये डिमांड है, प्रकृति की डिमांड है। और आप जानते हैं परिवर्तन बहुत जरूरी है समय समय के साथ, क्योंकि इसी तेजी से जनसंख्या बढ़ती रहेगी तो संसाधन इतने नहीं हैं देश में जितने की जनसंख्या को व्यवस्थित किया जाए, आप समझ रहे हैं। और बहुत सारी चीजें इसमें रहती हैं, तो इस वजह से सरकारें भी विचार कर रही हैं इस विषय पर। तो हो सकता है कि आने वाले समय में आपको देखने को भी मिल जाए जनसंख्या नियंत्रण कानून। और भारत की अच्छाई के लिए, भलाई के लिए, आर्थिक तरक्की के लिए, राजनीतिक स्थिरता के लिए ये जरूरी भी है जनसंख्या नियंत्रण कानून, ठीक है। तो आप मस्त रहिए, खुश रहिए, आनंद से रहिए, आप टेंशन ना लो। आप जब तक खूब नौकरी लगाओ, ब्याह शादी करो, जनसंख्या पे पर विशेष ध्यान रखना भैया, ठीक है साहब। तो मिलते हैं कल ब्रेक के बाद, ऐसे पढ़ लीजिएगा, यदि कोई दिक्कत आपको लगी हो तो कमेंट कीजिएगा, उसका उत्तर अगली क्लास में आपको देंगे। नमस्कार।